रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस वाइफ एपिसोड 4। मोहिनी जी को ये समय ठीक नहीं लग रहा था सिया से कुछ भी पूछने का, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अकेले में सिया से बात करेगी। तभी दादाजी की रोकदार आवाज पूरे डाइनिंग हॉल में गूंजती है। दादाजी सबको एक नज़र देखते हुए कहते हैं, हमने यह फैसला लिया है कि अवनी माही बेटा हमारे साथ रहेगी। दादाजी के बात सुनते ही जितने भी फैमिली वाले थे उन सबके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ जाते हैं। किसी की आंखों में माही के लिए नफरत दिख रही थी तो किसी के आंखों में उसके लिए घिन। वही दादाजी की बात सुन अवनी के पापा के चेहरे पर एक खुशी की इमोशन दिखने लगता है। उनकी आंखों में एक बूंद आंसू छलक पड़ता है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं होता, लेकिन मोहिनी जी के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। वही दादाजी की बात सुन सिया की मुठिया गुस्से में कस जाती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दादाजी से पूछता है, लेकिन दादू क्या अवनी मानेगी यहाँ आने के लिए? आखिर वो हम सबसे इतनी नफरत जो करती है। सिया की बात सुन सबका ध्यान दादाजी की तरफ चला जाता है। वहीं सिया की बात सुन दादाजी अपने रोजगार आवाज में रहते हैं, उन्हें मैं समझा दूंगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दादाजी हमेशा सिया के साथ रूड बिहेव करते थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज था कि सिया जो दिखती है वह है नहीं। वही दादाजी की डांट सुन सिया का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन अफसोस वो कुछ भी नहीं कर पाती है। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। कुछ देर बाद सबका डिनर कंप्लीट हो जाता है, सब अपने अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। तभी एक सर्वेंट अवनी माही के पापा महेश जी पास आते हुए उनके व्हीलचेयर को उनके रूम की ओर बढ़ाने लगती है। जब महेश जी को पता चला कि उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे सुनते ही वह अपने कार लेकर उनसे मिलने के लिए निकल रहे थे, तभी किसी ने जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवा दिया। आज तक उसे शख्स का पता नहीं चला जिसने ये सब साजिश रचा था। इस एक्सीडेंट में वह अपने चलने की शक्ति खो चुके थे। दूसरी सिया के रूम में मोहिनी जी सिया के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, आज जब से तुम माल से आई हो तब से परेशान हो, कुछ हुआ है क्या? अपनी मॉम की बात सुन सिया मॉल में जो भी उसने देखा वो सब अपनी मॉम को बता देती है। वहीं सिया की बात सुन मोहिनी जी के चेहरे पर अब माही के लिए नफरत दिखने लगती है। सिया गुस्से में अपनी मॉम से कहती है, मॉम मुझे किसी भी हाल में मेहर को अपना बनाना है। सिया की बात सुन मोहिनी जी बिना किसी भाव के सिया से कहती है, लेकिन बेटा तुम तो आदित्य से प्यार करती हो ना? अपनी मॉम की बात सुन सिया कहती है, मॉम आपको तो सब पता है ना कि मैं आदित्य के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ। सिया की बात सुन मोहिनी जी के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान खिल जाती है। एक्चुअली मोहिनी जी जैसी दिखती है वैसी वह है नहीं। इसे अपनी बेटी के हर एक करतूत के बारे पता है, इसका एक राज भी है। मोहिनी जी सिया को शांत करवाते हुए कहती है, बेटा तुम टेंशन मत लो, इस अवनी को तो तुम्हारे रास्ते से हटाऊंगी जैसे मैंने उसकी मॉम को हमेशा हमेशा के लिए महेश की जिंदगी से निकला था। इतना कहने के बाद दोनों माही के खिलाफ प्लेन बनाने लगते हैं। महेश जी के रूम में महेश जी इस वक्त अपने बालकनी के पास बैठे हुए थे। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू की धारा बह रहा था जो गिरते हुए उनके हाथ में मौजूद फोटो में दो शख्स के ऊपर गिर रही थी। यह कोई और नहीं माही और उसकी मां की फोटो थी। महेश जी दर्द भरी आवाज में कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ साथ तुम्हारा भी बहुत दिल दुखाया है, बस एक बार अपने पापा को माफ कर दीजिए बेटा। इतना कहते हुए महेश जी फूट फूट कर रोने लगते हैं, जो बाहर खड़े दादाजी भी सुन लेते हैं। उनकी आंखों में भी इस वक्त अपने बेटे की बात सुनकर आंसू आ चुके थे। दादाजी एक तक गेट को देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है महेश, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मेरा विश्वास कीजिए अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस घर की खुशियों को जरूर लाऊंगा। इतना कहते हुए उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे रात ढलता जा रहा था। कोई किसी के लिए नफरत लेकर जाग रहा था तो कोई अपनी गलती का एहसास। अगली सुबह 5 बजे मेहर इस वक्त शर्टलेस बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था, जिससे उसके बैक पर बना टैटू मेहर को हद से ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। मेहर के मेसी वाल इस वक्त उसके फोरहेड को टच कर रहे थे। धीरे धीरे मेहर की आंखें खुलती हैं, जिससे उसकी नजर सीधा सामने लगे बॉल पर लगे माही के मुस्कुराते हुए तस्वीर पर चली जाती है, जिससे मेहर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान बिखर जाती है। वो एक तक माही के तस्वीर को देखते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव। इतना कहते हुए मेहर बेड से खड़ा होते हुए माही के तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को माही के तस्वीर पर फिरते हुए अपना शक्ल मासूम बच्चे की तरह बनाते हुए कहता है, बेबी तुम्हें पता है मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मेहर ये सब कहते हुए इतना क्यूट लग रहा था, कोई भी उसे देखकर बता नहीं सकता था कि यह किसी की जान भी ले सकता है। मेहर वापस कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो तुम मेरे सामने होगी हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहते हुए मेहर अपने होठों को माही के तस्वीर पर रख देता है।
कुछ देर बाद मिहिर अपने रूम से बाहर निकलते हुए इस फ्लोर पर बने जिम रूम में चला जाता है। इस वक्त मिहिर ने सिर्फ लोअर पहना हुआ था, उसका अपर बॉडी पूरा नेक था। जिम रूम में भी मिहिर के अकॉर्डिंग हर एक चीज मौजूद थी। मिहिर आगे बढ़ते हुए पुशअप लगने लगता है। इस वक्त उसका एक हाथ उसके बैक पर था। मिहिर भावहीन चेहरे के साथ सामने देखते हुए पुशअप लगाए जा रहा था, जिससे उसके सर से होते हुए पसीने की बूंद नीचे फ्लोर पर गिर रहे थे। पुशअप करते वक्त उसके मसल्स बाइसेप्स हद से ज्यादा दिख रहा था। 1 घंटे बाद मिहिर जिम रूम से बाहर निकलते हुए रूम में आता है और अपने कदम को बाथरूम की ओर बढ़ा देता है। मिहिर इस वक्त पूरी तरह न्यूड था। इस वक्त सवार का पानी उसके जिस्म से होते हुए नीचे फ्लो पर गिर रहा था। मिहिर का एक हाथ इस वक्त उसके बालों में था और दूसरे हाथ को उसने दीवार पर सपोर्ट लिए खड़ा था। मिहिर की आंखें इस वक्त पूरी तरह लाल था। लगभग 10-15 मिनट बाद मिहिर बाथरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त उसने वशॉप कमर पर व्हाइट टॉवल रैप किया हुआ था और दूसरे हाथ में इस वक्त मिनी टॉवल मौजूद था, जिससे अपने बालों को सुखाते हुए अपने कदम को चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा रहा था। मिहिर चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है। इस वक्त उसने एक ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके शर्ट के 2-3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका सख्त सीन विजिबल हो रहा था। मिहिर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी होने लगता है। मिहिर अपने वॉच कलेक्शन में से एक एक्सपेंसिव डायमंड की वॉच निकलते हुए पहनने लगता है। तभी बाहर से गेट नॉक की आवाज आती है। मिहिर सर्द आवाज में उसे शख्स को अंदर आने की परमिशन देता है। मिहिर की परमिशन मिलते ही एक सर्वेंट हाथ में ब्रेकफास्ट की टोली लिए अंदर आता है और अपनी नजरों को झुकाए उसे टोली को मिनी टेबल पर रख देता है। इस वक्त वह सर्वेंट डर के मारे कांप रहा था। मिहिर उसे इग्नोर करते हुए जाकर चेयर पर बैठ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। इस दौरान उसे सर्वेंट ने अपनी नज़र एक बार भी उठकर मिहिर को नहीं देखा था। मिहिर जैसे ही ब्रेकफास्ट का एक निवाला खाता है, उसकी आंखें लाल होने लगती है। मिहिर को देख उस सर्वेंट की सांस उसके गले में ही अटक जाता है। वो सर्वेंट घबराते हुए जैसे ही मिहिर से कुछ बोलने वाला होता है, वैसे ही वो दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। वो सर्वेंट अपने दर्द भरी नजरों से मिहिर को देख रहा था, जो उसकी तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहा था। मिहिर के फेस पर इस वक्त रेड रैशेज नजर आ रहे थे। उसके आसपास से निकलने वाला ऑरा काला पड़ता जा रहा था। मिहिर गुस्से में उसे सर्वेंट के कॉलर को पकड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट में पीनट्स मिलाया था? मिहिर की बात सुन उसे सर्वेंट को अचानक याद आता है कि मिहिर को पीनट से एलर्जी है। मिहिर की सुन सर्वेंट उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझे याद नहीं था कि आपको पीनट से एलर्जी है। तभी डेविल, जो मिहिर से इस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट कम से मिहिर से मिलने के लिए आया था, जब उसकी नजर मिहिर पर जाता है तो डेविल घबराते हुए मिहिर के पास जाता है और उससे कुछ पूछने वाला होता है। उससे पहले ही मिहिर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। आधे घंटे बाद मिहिर इस वक्त अपने बेड पर बेहोशी के हालात में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद मिहिर को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और एक तक ऊपर सीलिंग को बिना किसी एक्सप्रेशन के घूरता है। डेविल, जो इस वक्त मिहिर के हर एक भाव को नोटिस कर रहा था। डेविल एक तक मिहिर को देखते हुए उसे कहता है, बॉस, ये जानते हुए भी कि ब्रेकफास्ट में पीनट्स था, आपने क्यों खाया? इतना कहते हुए डेविल मिहिर के जवाब का इंतजार करने लगता है, लेकिन इससे उल्टा मिहिर अपनी लाल आंखों से घूरकर डेविल को देखता है, जिससे डेविल की बोलती बंद हो जाती है। मिहिर बेड से उठाते हुए अपने कदम को रूम की बालकनी की ओर बढ़ा देता है। मिहिर एक तक बिना किसी भाव के सामने देखने लगता है। डेविल भी मिहिर के पास आते हुए जब सामने देखता है तो अपनी नजर घूमते हुए मिहिर को देखा है, जो सर्द भाव से उस सर्वेंट को घूर रहा था, जो इस वक्त किसी से बातें कर रहा था। उसे सर्वेंट को देख मिहिर के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाता है। वही उसे सर्वेंट को ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसे घूर रहा हो। वो सर्वेंट अपनी नज़र इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। उसे सर्वेंट की हर एक एक्टिविटी को मिहिर देख रहा था। इस वक्त मिहिर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो सर्वेंट कुछ देर बाद गार्डन से वापस मैंशन में आ जाता है। मिहिर सामने देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, नाउ द रियल गेम विल स्टार्ट, विच यू स्टार्टेड, बट दिस माफिया किंग विल एंड इट। दूसरी ओर माही इस वक्त हाल में बैठे लैपटॉप पर काम कर रही थी। इस वक्त उसकी उंगलियां लैपटॉप पर नाच रही थी, जिसे टीना हैरानी भरी नजरों से देख रही थी, जिसे माही भी महसूस कर रही थी। माही अपना काम बंद करते हुए सिर उठाकर टीना को देखती है। माही अपनी एक आईब्रो उठाते हुए टीना से पूछती है, क्या हुआ? टीना एक साइड भरी आवाज में माही से कुछ कहती उससे पहले ही टीना की नजर माही के चेहरे पर जाती है, जो एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपनी नजरें हॉल के चारों ओर घुमा रही थी। तभी माही सामने पर फूड बास्केट से नाइफ निकलते हुए बिना
पीछे देख फेंक के मारती है। इसी के साथ एक शख्स चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसे शख्स ने इस वक्त ब्लैक मास्क और टोपी से अपना चेहरा कर किया हुआ था। उसके सीने में नाइफ घुसी हुई थी जिसे खून पानी की तरह नीचे फ्लो पर बह रहा था। माही अपने चीते जैसी नजरों को घुमाते हुए चारों ओर देखते हैं, तभी उसकी नजर एक जगह आकर रुक जाती है। एक शख्स अपने हाथ में गन लिए टीना प्रोफाइल करने वाला ही होता है। उससे पहले ही माही टीना को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचती है, जिससे टीना के मुंह से एक अह की आवाज निकलती है। धीरे धीरे करके हाल के चारों तरफ ब्लैक मास्क और टोपी पहने शख्स अपने हाथ में गुण लिए माही के ऊपर तन देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी माही के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। माही एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपनी नजर चारों ओर घूमती है। अचानक ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक उभर जाती है। माही की वो खतरनाक स्माइल देख जितने भी शख्स हाल में मौजूद थे उन सबको अपनी रीढ़ की हड्डी कांपती हुई महसूस होती है। टीना तो घबराहट के मारे माही के बाहों में सिमटी हुई थी। उन्हें में से एक शख्स जो दिखने में डरावना दिख रहा था, उसके आंखों के नीचे एक क्रॉस का निशान था जो हद से ज्यादा भद्दा नजर आ रहा था। वो शख्स दिखने में उन सब का बॉस लग रहा था। वो आदमी माही के बॉडी को देखने लगता है। उसे आदमी की आंखों में माही के लिए लस्ट नजर आने लगता है, जिसे माही भी महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से माही की मुठिया गुस्से में कस चुकी थी। वह आदमी बद्दी हंसी हंसते हुए कहता है, हा हा हा, उसे औरत ने हमें इस हुस्न परी को मारने करने का कांटेक्ट दिया है। मुझे तो लगा था कि कोई मर्द होगा, लेकिन यहाँ तो हमें अप्सरा मिल गई है। उसे शख्स की बात सुन उसके जितने भी आदमी थे वो सब हंसने लगते हैं, लेकिन उन सब ने इस वक्त माही को नहीं देखा, जो उन सबको अपनी डरावनी नजरों से घूरे जा रहे थे। मेहरा मैंशन। इस वक्त मोहिनी अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसकी नजर एक तक अपने फोन पर बनी हुई थी जो बेड पर पड़ा हुआ था। धीरे धीरे मोहिनी को गुस्सा आने लगता है। मोहिनी खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं उन बेवकूफ ने मेरा काम किए भी होंगे या नहीं, उसे लड़की को मारने में इतना टाइम कौन लेता है। इतना कहते हुए मोहिनी अपने फोन में एक नंबर डायल करती है। वहीं दूसरी ओर वो आदमी जो इस वक्त माही को देखकर हंस रहा था, उसे शख्स के जेब में पड़ा फोन रिंग होने लगता है, जिससे सबका ध्यान उसे शख्स पर चला जाता है। वो आदमी गुस्से में अपने जेब से फोन निकलता है तो उसे शख्स के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसे शख्स के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आ जाती है। वो आदमी फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से एक औरत की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, जिसे माही भी सुन लेती है। माही को उसे औरत की आवाज जानी पहचानी लगती है। तभी उसकी आंखों के सामने मोहिनी का चेहरा घूमने लगता है, जिससे उसकी आंखें और सर्द हो जाती है। मोहिनी गुस्से में उसे आदमी से कहती है, बेवकूफ, तुम सबसे एक काम नहीं हुआ, अभी तक वो लड़की मरी या नहीं। वह आदमी माही को देखते हुए मोहिनी से कहता है, अरे मैडम जी, हमें तो लगा था कि आपका कोई बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन यहाँ तो एक हुस्न परी है। उसे आदमी की बात सुन मोहिनी के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। मोहिनी को भी अंदाजा हो गया था कि वह आदमी क्या कहना चाह रहा है। मोहिनी उसे आदमी से कहती है, तो देर क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसे लड़की के साथ जो करना है वह करो, लेकिन मुझे उसे लड़की की चीखें अपने कानों से सुनना है। वही माही जैसे जैसे मोहिनी की आवाज सुन रही थी वैसे वैसे माही का ऑरा और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था। माही अपनी नजर घुमाकर टीना को देखते हैं जो उसे ही देख रही थी। माही बिना किसी एक्सप्रेशन के एक तक टीना की आंखों में देखते हुए उसके गले की एक नस दबा देती है, जिससे टीना माही की बाहों में ही झूलते हुए बेहोश हो जाती है। माही टीना को अपनी गोद में उठाते हुए सोफे पर लेटा देती है और उसी के पास बैठते हुए अपनी नजर को चारों ओर घूमती है। माही इस वक्त एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बैठी हुई थी। अचानक की माही की हंसी की गूंज पूरे हॉल में गूंजने लगती है, जिससे मोहिनी भी सुन पा रही थी। माही उन आदमियों के बॉस को देखते हुए अपनी सर्द के साथ कहती है, माही, तो उसे औरत ने मुझे मारने के लिए तुम सब भारे के टैटुओं को भेजा है। हम माही की बात सुनो। उन सब का बॉस गुस्से में माही से कहता है, ए लड़की, जवान संभाल कर बात कर, तुझे पता भी है हम कौन है। उसे आदमी की बात सुन माही खड़े होते हुए उसे आदमी के चारों ओर चक्कर काटते हुए अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहती है, और तुम सब जानते हो कि मैं कौन हूँ। उन्हीं में से एक आदमी माही को देखते हुए अपने बॉस से कहता है, मालिक, लगता है इस लड़की ने हमें कम आंकने की कोशिश की है, कुछ ज्यादा ही गर्मी है इस लड़की में जो आपसे जवान लड़ा रही है। उसे आदमी की बात सुन राका हंसते हुए कहता है, तो देर किस बात की मुन्ना, देखो मैं कैसे इस लड़की की गर्मी निकलता हूँ। इतना कहते हुए राका अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए माही को छूने ही वाल होता है, तभी एक कट की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। माही गुस्से में राका जो हाथ उसने उसे छूने के लिए आगे बढ़ाया था उसे तोड़ देती है और अपने एक पैर को ऊपर उठाते हुए राका के पेट पर मरती है, जिससे वह पीछे दीवार पर जाकर लगता है, जिससे उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। राका अपने ब्लड को साफ करते हुए माही को देखते हुए गुस्से में कहता, मैंने तो सोचा था तुझसे मजे लेने के बाद तुझे छोड़ देंगे, लेकिन लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है।
इतना कहते हुए वह अपने आदमियों को गुस्से में कहता है, खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, निकम्मा मारो इस लड़की को। अपने बॉस की बात सुन वो सब माही की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसी के हाथ में नाइफ था तो किसी के हाथ में गन से। एक आदमी पीछे से माही के ऊपर चाकू है। उससे पहले ही माही बिना पीछे देख उसे आदमी के हाथ को पकड़ते हुए उसे आदमी के चेहरे पर एक जोरदार पंच मरती है, जिससे उसके सारे दांत जबड़े से बाहर निकल जाते हैं। माही उसे आदमी के हाथ से चाकू लेते हुए उसके गले पर चल देती है, जिससे उसे आदमी का आधा गला उसके शरीर से अलग हो जाता है। वह आदमी छटपटाते हुए नीचे जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पालों में उसकी सांसें रुक जाती है। उसे आदमी की ऐसी हालत देख वो सब गुस्से में माही के तरफ एक साथ बढ़ते हैं। माही एक आदमी के बालों को पकड़ते हुए सामने मैच पर मरती है, जिससे उसे आदमी का सर फट जाता है और वह भी वही दम तोड़ देता है। माही उसे आदमी के पीछे से गन निकलते हुए एक एक को शूट किया जा रही थी। माही का ध्यान इस वक्त उन सब पर था, तभी पीछे से एक आदमी माही के पीठ पर चाकू घुसा देता है, जिससे एक पल के लिए माही की आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर बाद माही अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। माही अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए उसे चाकू को अपने पीठ से निकलते हुए नीचे जमीन पर फेंकती है और उसे आदमी के गले को पकड़ते हुए ऊपर उठाती है। वह शख्स छटपटाते हुए अपने हाथों से माही के हाथ को लूज करने का कोशिश करता है, लेकिन माही की पकड़ उसे शख्स के गले से 1% भी ढीले नहीं होता। माही को जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी दूसरा आदमी अपना गुण उठाते हुए माही के ऊपर फायर करता है, लेकिन इन सब से भी माही को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वह आदमी छटपटाना बंद कर देता है। माही उसे आदमी को छोड़ते हुए पीछे मुड़कर उन सबको देखती है। अब उन सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने माही से पंगा लेकर सबसे बड़ी गलती कर दिया है। माही अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी, तभी राका जैसे तैसे खड़ा होते हुए अपने कमर से गन निकलते हुए माही के फोरहेड पर लगा देता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम में इतनी हिम्मत होगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। इतना कहते हुए वापस हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ। राका को हंसाता देख माही के चेहरे पर भी एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। माही की यह स्माइल राका को और गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था। माही हंसते हुए एक तक राका के चेहरे को देखते हुए कहती है, तुम सब कुत्तों को क्या लगा था कि यह माफिया क्वीन तुम सबसे डरेगी। हाँ, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो इस माही को खत्म कर सके। राका माही की बात सुन गुस्से में गन के ट्रिगर को दबा देता है। वही टीना को इस वक्त होश आ चुका था। टीना जब सामने देखती है तो राका गुण माही के ऊपर तने खड़ा था, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगती है। अचानक ही गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसे सुनते हुए टीना अपनी आंखें बंद करते हुए माही का नाम चिल्लाती है, माय लॉर्ड। इसी के साथ पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। 1-2 मिनट बाद जब टीना अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नजर नीचे फर्श पर गिरे राका की बॉडी पर जाती है। वही माही भी एक तक उसकी बॉडी को देख रही थी। टीना जब देखी है कि माही सही सलामत है तो दौड़ते हुए माही के गले लग जाती है। तभी वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। अपने पीछे खड़े शख्स को देख माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। माही अपने हैरान भरी नजरों से सामने देख रही थी, क्योंकि सामने कोई और नहीं मेहर खड़ा था, जिसके हाथ में इस वक्त गन मौजूद थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी दिख रही थी। उसी के बगल में डेविल भी खड़ा था। मेहर अपने अपने कदम को आगे बढ़ते हुए माही के सामने खड़ा हो जाता है और एक तक एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ माही के चेहरे को घूरने लगता है। वही मेहर को देख ना जाने क्यों माही को अपने दिल में एक खुशी महसूस होती है। मेहर की नज़र माही के बैक पर जाता है, जहां से खून बहते हुए नीचे फर्श पर टपक रहा था। मेहर की मुट्ठियां गुस्से में कस जाती है। वही माही जो एक तक मेहर के चेहरे को देख रही थी, उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगता है। धीरे धीरे माही की आंखें बंद होने लगती है। माही गिरती उससे पहले ही मेहर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में उठाते हुए अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा देता है। लेकिन मेहर जाते जाते डेविल को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे समझते हुए डेविल अपनी आंखें हाँ में हिला देता है। मेहर माही को अपनी गोद में उठाए अपने कर में बैठता है। मेहर की नज़र इस वक्त माही के चेहरे पर ही थी। मेहर बिना अपनी नज़र हटाए ड्राइवर से अपनी भयानक आवाज में कहता है, हॉस्पिटल। मेहर की बात सुनते ही ड्राइवर बिना वक्त गवाए गाड़ी को अस्पताल की ओर बढ़ा देता है। मेहर एक तक अपनी लाल आंखों से माही के चेहरे को देखे जा रहा था। मेहर के मन में इस वक्त क्या चल रहा था, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लग सकता था। अचानक ही मेहर के आंखों से एक कतरा आंसू माही के चेहरे पर गिर जाता है। माही जो इस वक्त पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, वह अपनी अधूरी आंखों से मेहर को देख रही थी, जो उसके लिए आंसू बहा रहा था। इसके एहसास से ही माही की धड़कन बेतहाशा ही धड़कने लगता है। माही अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए मेहर के आंसू को साफ करती है। वही मेहर जो इस वक्त आंखें बंद किए बैठा हुआ था, माही के हाथ को महसूस करते ही वह अपनी आंखें खोल देता है और अपनी लाल आंखों से एक तक माही की आंखों में देखने लगता है।
न जाने क्यों माही के आंखों के सामने मिहिर के साथ बिताए पल घूमने लगता है, जिससे उसके होठों पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। माही को इस वक्त अंदाजा नहीं था कि धीरे धीरे उसके दिल में भी मिहिर के लिए प्यार पनपन लगा है। धीरे धीरे माही की आंखें बंद हो जाती है। वही मिहिर जो इस वक्त आंखें बंद किए माही के हाथ को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था, अचानक ही माही हाथ फिसलते हुए मिहिर के थाई पर गिर जाती है। वैसे ही मिहिर की आंखें एक बार फिर खुल जाती है। मिहिर की नजर माही के हाथ पर जाती है जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर मौजूद थे। मिहिर माही के हाथ को पकड़ते हुए ड्राइवर पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, डोंट यू लव योर लाइफ। वही मिहिर की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन ड्राइवर कांपते हुए कहता है, सॉरी बॉस, बस हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। इतना कहते हुए ड्राइवर तेज रफ्तार में गाड़ी चलने लगता है। मिहिर माही के चेहरे को देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, जान, अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। इतना कहते हुए मिहिर माही के गाल को थपथपाते हुए माही को होश में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब से माही के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मिहिर अब अपने होठों को माही के होठों पर रखते हुए किस करने लगता है। मिहिर की किस वक्त के साथ पैसिनेट होता जा रहा था, जिससे माही को सांस नहीं आ रही थी। माही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर मिहिर की नजरों से जा मिलती है। माही अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए मिहिर को अपने आप से दूर करती है, लेकिन मिहिर की पकड़ माही पर और ज्यादा टाइट हो जाती है। ड्राइवर डर के मारे आधे घंटे का सफर 5 मिनट में ही तय कर चुका था। उनकी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर ड्राइविंग सीट से उतरते हुए कार का डोर ओपन करता है, जिसमें से मिहिर माही को गोद में लिए कार से बाहर निकलता है और अपने लंबे लंबे कदम अस्पताल के अंदर बढ़ा देता है। वही मेहरा मैंशन, ये खबर मेहरा मैंशन में भी पहुंच चुका था कि माही के ऊपर अटैक हुआ है, जिसे सुनते ही पूरी फैमिली हॉस्पिटल की ओर रवाना हो जाती है। मोहिनी को तो ये खबर सुनकर ही खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उससे डर भी लग रहा था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि उन अटैकर्स को उसने ही माही को मरवाने के लिए भेजा था। वही माही की हालत के बारे में सुनकर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, शिवाय दादाजी दादी और महेश जी के सिवा। महेश जी को जैसे ही खबर पड़ती है कि माही हॉस्पिटल में है, उनको डर सताने लगता है कि कहीं माही भी उनको छोड़कर ना चली जाए। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल के बाहर मेहरा फैमिली के कार आकर रुकती है, जिसमें से धीरे धीरे करके पूरी फैमिली निकलते हुए अपने कदम को अस्पताल की ओर बढ़ा देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर मिहिर इस वक्त गुस्से में डॉक्टर की कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, अगर मेरी स्वीट हार्ट को कुछ भी हुआ तो इस अस्पताल के साथ साथ तुम सबका भी नामो निशान इस धरती पर से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इतना कहते हुए मिहिर उसे डॉक्टर को धक्का दे देता है, जिससे वो डॉक्टर दीवार से जाकर लगता है। वो डॉक्टर घबराते हुए मिहिर को देख रहा था, जिसमें उसे अपनी मौत दिख रहा था। वो डॉक्टर अपने आप को संभालते हुए मिहिर से कहता है, सर, मैम को ब्लड की जरूर है, उनका ब्लड बहुत ही ज्यादा लॉस्ट हो चुका है, उनका ब्लड A+ है जो हमारे ब्लड बैंक में इस वक्त मौजूद नहीं है। मिहिर डॉक्टर की बात सुन अपने गले पर अजीब तरह से हाथ फैलते हुए ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है। तभी मिहिर की नजर माही के चेहरे पर जाती है, जहां इस वक्त ऑक्सीजन मास्क मौजूद था। मिहिर बिना माही के चेहरे से नजर हटाए उसी के बगल में एक खाली बेड पर लेट जाता है और लेडी डॉक्टर को देखते हुए अपने सर्द आवाज में कहता है, टेक माई ब्लड। मिहिर की बात सुनते ही डॉक्टर मिहिर का ब्लड लेने लगती है। मिहिर माही को देख रहा था, धीरे धीरे उसके आंखों में आंसू आने लगता है, जिसे महसूस कर मिहिर अपना चेहरा दूसरी ओर घूम लेता है। मिहिर जो सबके लिए हार्टलेस था, किसी की भी जान लेने में 1 मिनट भी नहीं गावत था, उसके ऊपर माही का प्यार कुछ इस तरह हावी हो चुका था। आज माही को ऐसी हालत में देख उसका दिल घबराने लगा था। अगर मिहिर को कोई देख लेता तो यही सोचता कि इस हार्टलेस माफिया को भी किसी से प्यार हो सकता है। कुछ देर बाद मिहिर ब्लड देकर माही के पास ही पड़ी एक चेयर पर बैठ जाता है, जिसे देखते हुए लेडी डॉक्टर डरते हुए मिहिर से कहती है, सर, क्या आप बाहर जा सकते हैं? उसे लेडी डॉक्टर की बात सुन मिहिर उसे घूरते हुए अपने भयानक आवाज में कहता है, नो, तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो। मिहिर की इतनी भयानक आवाज सुनकर ऑपरेशन रूम में मौजूद सबकी रूह कब जाती है। उसे लेडी डॉक्टर के पास मिहिर की बात मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो लेडी डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हुए माही का ऑपरेशन करने लगती है। मिहिर एक तक अपनी गहरी नजरों से सब कुछ नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद मेहरा फैमिली ऑपरेशन रूम के बाहर मौजूद थे। दादाजी घबराहट के मारे ऑपरेशन रूम के बाहर इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। वहीं महेश जी एक तक आस लगाए ऑपरेशन रूम को देख रहे थे। उनकी आंखों में माही के खोने का डर साफ देखा जा सकता था। उन्हीं के कुछ दूरी पर सिया और मोहिनी सिर्फ एक ही ख्वाहिश कर रहे थे, कब माही मर जाए। सिया की खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। वहीं मोहिनी की नजर जब महेश जी पर पड़ती है तो उसे अब माही पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ऐसी फिक्र उन्होंने सिया के लिए कभी नहीं दिखाए थे। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं।
जब डॉक्टर की नज़र मेहर पर जाती है जो उसे ही अपने डेंजरस भरी नज़रों से घूरे जा रहा था, मेहर की नज़र महसूस कर डॉक्टर डर जाती है और अपनी नज़र झुकाए हुए मेहर से कहती है, सर मॉम इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। उसे लेडी की बात सुन मेहर उसे घूरते हुए कहता है, मेरी जान को होश कब आएगा। मेहर की बात सुन डॉक्टर कहती है, सर मैम को 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। उसे लेडी की बात सुन मेहर उन सबको अपने आंखों के इशारों से बाहर जाने के लिए कहता है। मेहर की बात मानते हुए सारे लेडी डॉक्टर धीरे धीरे रूम से बाहर चले जाते हैं। मेहर माही के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, जान ये सब जिसने भी किया है ना उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए मेहर माही के फोरहेड पर किस कर देता है। इस वक्त मेहर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ माही को देखे जा रहा था। तभी मेहर का फोन रिंग होता है। मेहर जब अपने जेब से फोन निकलता है तो उसका चेहरा सर्द हो जाता है। इस वक्त कॉलर आईडी पर डेविल का नाम शो हो रहा था। मेहर चेयर से खड़ा होते हुए विंडो के पास चला जाता है और एक तक सामने देखते हुए कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से डेविल की आवाज आती है, बॉस लेडी बॉस के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनकी मॉम मोहिनी ने करवाया है। डेविल की बात सुन मेहर किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसके आसपास से निकलने वाला ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। मेहर कॉल कट करते हुए अपने गले पर अजीब तरह से हाथ फेरने लगता है। मेहर इस वक्त किसी सनकी की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल उभर जाता है। मेहर बालकनी से वापस माही के पास आता है और उसके सिरहाने बैठ जाता है। वहीं बाहर इस वक्त मेहरा फैमिली बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है सब अपने जगह से खड़े हो जाते हैं। दादाजी आगे आते हुए डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मेरी पोती कैसी है। डॉक्टर तो पहले इतने सारे लोगों को देख हैरान हो जाती है। वही मोहिनी और सिया कब से इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर उन्हें वो बोले जो वो सुनना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहती है अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुन महेश जी कहते हैं, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूं। डॉक्टर उनकी बात सुनती है तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तभी उसे डॉक्टर के पास उसे अस्पताल का ओनर आता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनते हुए वो औरत अपना सिर है में हिला देती है। एक्चुअली यह लेडी डॉक्टर कोई और नहीं उसे अस्पताल के ओनर की वाइफ थी। अपने पति की बात सुन वो डॉक्टर महेश जी से कहती है, आप सब उनसे मिलने जा सकते हैं। इतना कहते हुए वो डॉक्टर वहां से चली जाती है। वही डॉक्टर की बात जैसे ही दादाजी दादी और महेश जी सुनते हैं वो बिना देर किए ऑपरेशन रूम के अंदर चले जाते हैं। उन्हीं के पीछे पूरी मेहरा फैमिली भी चले जाते हैं। जब वो सब रूम में इंटर करते हैं तो उनकी नज़र एक शख्स पर जाती है जो उन सब की तरफ पीठ किए हुए बैठा हुआ था। इस वक्त मेहर ने सिर्फ व्हाइट शर्ट पहना हुआ था जिससे उसका कसा हुआ बदन उभर कर सामने आ रहा था, जिस पर पूरी फैमिली वालों का ध्यान चला गया। वही सिया तो एक तक मेहर के बैग को देखे जा रही थी। वही मेहर जिसका ध्यान सिर्फ इस वक्त माही के चेहरे पर था, उसे अंदाजा हो गया था कि रूम में कौन आया है, फिर भी वह अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलता। दादाजी सामने आते हुए रौबदार आवाज में मेहर से कहते हैं, ए लड़के कौन हो तुम और तुम मेरी पोती के पास क्या कर रहे हो। वही दादाजी की बात सुन मेहर के चेहरे पर इस वक्त भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया था, जिसे देखते हुए दादाजी को अब गुस्सा आने लगा था। दादाजी अब थोड़े गुस्से में मेहर से कहते हैं, ए लड़के तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या पूछ रहा हूँ। इस बार दादाजी की आवाज सुन मेहर टन होता है, जिससे पूरी फैमिली का ध्यान मेहर की तरफ चला जाता है। इस वक्त मेहर का चेहरा पूरी तरह से दिख रहा था। इस वक्त उसने मास्क कैरी नहीं किया था, जिससे उसका हैंडसम, अट्रैक्टिव और डेंजरस पर्सनैलिटी दिख रहा था। उसके आसपास से निकलने वाला और हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वही सिया मेहर को देखते ही समझ गई थी कि यह वही शख्स है जो माही के साथ मॉल में था। सिया एक तक अपनी लस्ट भरी नजरों से मेहर को ताड़े जा रही थी। मेहर दादाजी को देखता है जो उसे ही अपने गुस्से भरी नजरों से घूर रहे थे, जिसे देख मेहर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। मेहर की स्माइल देख दादाजी को चीड़ मच रही थी। दादाजी कुछ कहता उससे पहले ही माही जो इस वक्त बेहोश पड़ी थी उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। वही माही को इतनी जल्दी होश में आता देख सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन मेहर के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। मेहर आगे बढ़ते हुए माही के बालों में हाथ फेरने लगता है। माही जब अपनी आंख खोलती है तो उसकी नजर मेहर की नजरों से जा मिलती है। माही मेहर की गहरी नजरों में खो चुकी थी। वहीं उन दोनों को ऐसे देख सिया को माही पर गुस्सा आ रहा था। सिया जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए माही के पास जाती है और उससे कहती है, माही। सिया की आवाज सुन माही का ध्यान मेहर से हटकर सिया की ओर जाता है जो उसे ही देख रही थी। सिया के चेहरे पर जलन साफ महसूस हो रहा था, जिससे माही इग्नोर करते हुए अपनी नजर चारों ओर घूमती है। तभी उसकी नजर मोहिनी पर जाता है, जिससे उसके चेहरे का भाव सर्द हो जाता है।
वही माही की नजरों को कहीं और देख मेहर भी उसके नजरों का पीछा करता है, जो एक तक अपनी खूंखार भरी नजरों से मोहिनी को घूर रही थी। वही मोहिनी को देख मेहर के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ जाती है, जिससे कोई भी नहीं देख पाता सिवाय माही के। दादाजी माही के पास आते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ करते हुए कहते हैं, कैसी हो माही बेटा। दादाजी के पास सुन माही के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह अपनी पलकों को झटका देती है। तभी माही की नजर महेश जी पर जाती है, जो एक तक माही को ही अपनी आंसू भर नजरों से देख रहे थे। माही जब महेश जी को देखते हैं तो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। माही को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अवनी के पापा को देखकर इतना इमोशनल क्यों हो रही है। बेशक वह माही थी, लेकिन उसका दिल अवनी का था, जिसमें अभी भी उसके पापा के लिए थोड़ा बहुत प्यार बचा था। माही अभी महेश जी को ही देख रही थी कि बीच में मोहिनी जी आते हुए अपनी झूठी सिंपैथी दिखाते हुए माही से कहती है, कैसी हो माही बेटा। पता है जब हमें पता चला कि आपके ऊपर अटैक हुआ है तो मेरी तो जान ही चली गई थी। इतना कहते हुए मोहिनी रोने का नाटक करने लगती है। कोई भी मोहिनी को इस तरह रोते देखा तो यही कहता कि इसके जितना माही को और कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन माही और मेहर को पता था कि यह सब इसका नाटक है। मोहिनी को ये डर भी सता रहा था कि कहीं माही को पता ना चल गया हो कि उन अटैकर्स को उसने ही उसे मरवाने के लिए भेजा था। वही मोहिनी के चेहरे के भाव को देख माही समझ जाती है कि वह क्या सोच रही है। माही को मोहिनी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह अपना गुस्सा अपनी फेस पर ना लाते हुए स्माइल करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। वही मेहर जो इस वक्त अपने जेब में एक हाथ डाले दूसरे हाथ में फोन स्को कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान माही पर ही था। वही सिया जो इतनी देर मेहर को देख रही थी, बिना अपनी नजर हटाए माही से पूछता है, माही यह कौन है। सिया की बात सुन सबका ध्यान मेहर की तरफ चला जाता है। दादाजी मेहर को गौर से देखते हैं। मेहर की पर्सनैलिटी ही बता रहा था कि कोई अमीर आदमी है। वही सबकी नजर खुद पर महसूस कर मेहर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल जाता है। मेहर अब अपने सर को ऊपर उठाते हुए पूरी फैमिली को देखना है, जो उसे ही सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। मेहर उन सब को इग्नोर करते हुए अपने कदम धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ा रहा था। वही सिया तो मेहर को अपनी तरफ आता देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेहर अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डाले आगे बढ़ रहा था। ऐसा टाइम भी आया जब मेहर सिया के सामने मौजूद था। सिया मेहर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह ही खोला था कि मेहर उसे इग्नोर करते हुए माही के सामने बैठ जाता है, जिसे देखते हुए सिया की मुठिया कस जाती है। वो अपनी आग उगलती आंखों से माही को घूरने लगती है। सिया को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेहर उसे छोड़ माही के पास जाए। सिया भी वही मौजूद एक खाली चेयर पर बैठ जाती है। सिया की हरकतों से मेहर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माही को सिया पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, या फिर कहे उसे सिया से जलन हो रही थी, जिससे मेहर भी नोटिस कर लेता है, जिससे उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही मेहर की स्माइल देख माही खूंखार भरी नजरों से मेहर को घूरने लगती है। मेहर को माही के इतने करीब देख दादाजी को बर्दाश्त नहीं होता। मोहिनी सिया के चेहरे से ही पता लगा लेती है कि हो ना हो यह वही लड़का है जिसके बारे में सिया उससे बात कर रही थी। मोहिनी को तो पहली ही नजर में मेहर सिया के लिए पसंद आ जाती है। तभी मेहर पूरी मेहरा फैमिली को अपनी कोर नजरों से घूरते हुए दादाजी से सर्द आवाज में कहता है, आई वॉन्ट टू मैरी योर ग्रैंड डॉटर। वही मेहर की बात सुन सब अपनी हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगते हैं। वही सिया और मोहिनी को ये गलत फहमी हो गई थी कि मेहर सिया के बारे में ही बात कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा था कि मेहर सिया के बारे में बात कर रहा है। इवन माही को भी यही लगता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही मोहिनी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए मेहर से कहती है, मुझे मंजूर है, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवाने के लिए तैयार हूँ। वही मोहिनी की बात सुन मेहर उसे अपने गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहता है, मे बी यू हैव मिसअंडरस्टूड, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ, नॉट योर डॉटर। वही मेहर की बात सुन उन दोनों माँ बेटी के चेहरे पर तो 12 बज गए। मेहर की बात सुन माही की धड़कन बेतहाशा धड़कने लगा। मेहर की बात सुन उसे कहीं ना कहीं अपने दिल में खुशी महसूस हो रही थी। तभी मेहर का फोन रिंग होता है, जिससे माही अपने सेंस में आती है। मेहर अपनी जेब से फोन निकलता है तो उसका चेहरा सर्द हो जाता है। मेहर बिना कुछ कहे अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। मेहर सबके के सामने माही के फोरहेड पर किस करता है, जिससे माही की आंखें खुदवा खुद बंद हो जाता है। वही दादाजी गुस्से में मेहर से कहते हैं, ए लड़के मेरी पोती से दूर हो जाओ। दादाजी की बात सुन मेहर उन्हें एक डेविल स्माइल पास कर देता है। एंड यू थिंक यूल से इट एंड आई विल वॉक अवे फ्रॉम माई लाइफ, इट विल नेवर हैपन। मेहर की बात सुन दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं, कितने बदतमीज हो तुम लड़के। मेहर दादाजी को देखते हुए कहता है, आपने मेरी बदतमीजी अभी तक देखी ही कहा है मिस्टर मेहरा। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था न जाने कितने जन्मों से एक दूसरे के दुश्मन हो।
मिहिर जाते हुए माही से कहता है, जान अगर तुमने अपने हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए मिहिर दादाजी के चेहरे को देखता है जो गुस्से में लाल हो चुका था। मिहिर स्माइल करते हुए एटीट्यूड से दादाजी के बगल से ऑपरेशन रूम से बाहर चला जाता है। मिहिर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है, अब उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। मिहिर तेजी से हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है। मिहिर को देख ड्राइवर मिहिर के लिए कर का गेट खोलता है। मिहिर लंबे लंबे डेग लेते हुए कर में बैठ जाता है। मिहिर के बैठते ही गाड़ी तेज रफ्तार से हॉस्पिटल से निकल जाती है। वही हॉस्पिटल माही के बोर्ड में इस वक्त मोहिनी और सिया गुस्से में उबल रहे थे। महेश जी अपने व्हीलचेयर को आगे बढ़ते हुए माही के पास आते हैं। इस वक्त उनकी आंखों में आंसू की धारा बह रहे थे। महेश जी अपने हाथ जोड़ते हुए माही से कहते हैं, बेटा क्या आप अपने पापा को माफ नहीं कर सकते? मुझे पता है कि मैं आपके और आपकी मामा के साथ बहुत गलत किया जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। प्लीज प्रिंसेस आप अपने पापा को माफ कर दीजिए। इतना कहते हुए महेश जी बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। वही महेश जी को रोता देख माही को अपना दिल टूटा हुआ महसूस हो रहा था। एक बाप का प्यार क्या होता है उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। माही का दिल कह रहा था कि जाकर महेश जी को गले लगा ले, वही दिमाग ये सब करने के लिए मना कर रहा था। माही दिल और दिमाग में उलझी हुई थी। कुछ देर बाद माही महेश जी को चेहरे देखती है। महेश जी को देखते हुए माही के आंखों में आंसू आने लगते हैं। आखिरकार माही दिल की बात मानते हुए महेश जी के गले लग जाती है। वही माही को अपने गले लगता देख महेश जी खुशी के आंसू रोने लगते हैं। वहीं उन दोनों को इतने सालों बाद एक साथ देख दादा दादी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आई एम सॉरी पापा, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे पता है वह सब आपने जानबूझकर नहीं किया होगा। इतना कहते हुए माही अपनी आंखों में नफरत लिए मोहिनी को देखने लगती है। वही माही को अपनी तरफ देखता देख मोहिनी को अपनी रीढ़ की हड्डी कांपती हुई महसूस होती है। माही मोहिनी को देखते हुए खुद से कहती है, अब तुम्हारा खेल खत्म मोहिनी, तुमने जो इतना गंदा खेल इन फैमिली के साथ खेला है अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली खेल क्या होता है। इतना कहते हुए माही मोहिनी को एक डेविल स्माइल पास कर देती है। कुछ देर बाद माही महेश जी से अलग होती है और प्यार से महेश जी के गाल को सहलाते हुए कहती है, डैड आपको पता है आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता। माही की बात सुन महेश जी हंसते हुए कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, हम अच्छे नहीं लगता, हम तो बचपन से ही हैंडसम है। वही महेश जी की बात सुन माही की हंसी निकल जाती है। वही महेश और माही को देख दादाजी दादी का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी दादाजी के जहान में मिहिर की बात गूंजती है। मिहिर की कार मिहिर के विला में आकर रुकता है। मिहिर कार से बाहर निकलता है। इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। मिहिर ताई को लूज करते हुए विला के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नजर अपने दादाजी पर जाती है। इस वक्त हाल में पूरे रायजादा और अग्रवाल फैमिली मौजूद थे जो मिहिर का ही इंतजार कर रहे थे। मिहिर सर्द नजरों से पूरी फैमिली को देखते हुए अपने कोर्ट को निकलते हुए एक सर्वेंट को पकड़ा देता है और जाकर बिल्कुल अपने दादाजी के सामने बैठ जाता है। इस वक्त पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। वही डेविल जो अभी अभी विला आया हुआ था जब उसकी नजर सामने जाता है तो हैरान हो जाता है। डेविल डरते हुए मिहिर की तरफ देखा है जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने दादाजी को देख रहा था। डेविल खुद से ही हकलाते हुए कहता है, क्या मैं जो देख रहा हूँ सच है? लेकिन ये सब तो परसों आने वाले थे ना। इतना कहते हुए डेविल डरते हुए धीरे धीरे मिहिर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और मिहिर के पीछे जाकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। मिहिर अपने पैर को हिलाते हुए एक तक बिना कुछ बोले दादाजी को देख रहा था। मिहिर भावहीन नजरों से सबको देखता है जिससे सबकी नजरें अपने आप नीचे हो जाता है। मैं जान सकता हूं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना कहते हुए मिहिर दादाजी को घूरने लगता है। दादाजी कुछ कहता उससे पहले ही माया मिहिर को देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, मिहिर शायद तुम भूल गए हो परसों हमारी शादी होने वाली है। वही माया को बोलता देख मिहिर उसे अपनी खूंखार भारी नजरों से घूरता है। पीहू अपने पास बैठे आरुष के कान में धीरे से कहती है, भाई अब तो ये छाया माया गई, शायद इसे पता नहीं है कि भाई को बीच में बोलने वालों से कितनी नफरत है। वही आरुष पीहू की बात सुन उसके कान में कहता है, चुप हो जा बंदरिया, अगर भाई ने हमें ऐसे बात करते हुए देख लिया तो सारा गुस्सा हम पर ही ना निकल जाए, इसलिए चुप हो जाओ, बस तमाशा देखो। इतना कहते हुए दोनों मुस्कुराते हुए मिहिर को देखने लगते हैं जो गुस्से में माया को देख रहा था। मिहिर गुस्से में अपने गले पर हाथ फेरते हुए चिल्लाकर कहता है, आर यू माई ग्रैंडफादर? मिहिर के चिल्लाने से माया डरते हुए अपना सिर ना हिलती है। सो बाय आस्किंग whom डिड यू ट्राई टू इंटरप्ट? तो किससे पूछकर तुमने बीच में बोलने की कोशिश की?
अपनी औकात में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि डोली उठने से पहले तुम्हारी अर्थी उठ जाए। अंडरस्टैंड। मिहिर की बात सुन माया अपनी मुठिया कसते हुए हाँ में सिर हिला देती है। माया के इतनी बेइज्जती होता देख पीहू और आरुष की हल्की सी हंसी निकल जाती है, जिसे माया सुन लेती है और अपनी आंखों में गुस्सा लिए उन दोनों को घूरने लगती है। वहीं पीहू और आरुष को हंसाता देख मिहिर एक नजर उन पर डालता है, वही अपने भाई की नजर खुद पर। दोनों चुपचाप वापस बैठ जाते हैं। बात को बिगड़ता देख मिस्टर अग्रवाल को अब डर लगने लग, कहीं मिहिर गुस्से में ये शादी ना तोड़ दे। अगर एक बार मिहिर ने जो फैसला लिया उसे उसके दादाजी भी नहीं बदल सकते। मिस्टर अग्रवाल हंसते हुए मिहिर से कहते हैं, बेटा माया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इतना कहते हुए मिस्टर अग्रवाल दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। वहीं मिस्टर अग्रवाल को हाथ जोड़ता देख मिहिर हंसने लगता है, जिससे सबका ध्यान मिहिर की तरफ चला जाता है। मिहिर अपने गले पर हाथ फिरते हुए अपनी डीप वॉइस में मिस्टर अग्रवाल से कहता है, अब आए ना तुम अपनी औकात पर। अपनी बेइज्जती का घूंट पीते हुए मिस्टर अग्रवाल कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। न जाने मिहिर को क्या सूझता है, वह मिस्टर अग्रवाल से कहता है, क्या तुम मेरी माफी चाहते हो। वही मिहिर की बात सुन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर कहना क्या चाहता है। वही दादाजी जो मिहिर के चेहरे को नोटिस कर रहे थे वो समझ जाते हैं मिहिर करना क्या चाहता है। मिहिर हंसते हुए मिस्टर अग्रवाल से कहता है, देन मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगो। इतना कहते हुए मिहिर डोमिनेटिंग नजरों से मिस्टर अग्रवाल को अपने पैरों की ओर इशारा करता है। मिहिर की बात सुन मिस्टर अग्रवाल दादाजी को देखते हुए गुस्से में कहता है, ये कैसा मजाक कर रहा है आपका पोता मिस्टर रायजादा। मिस्टर अग्रवाल की बात सुन दादाजी मिहिर की तरफ देखते हैं। मिहिर अपने दादा को देख एक डेविल स्माइल पास करता है, जिससे दादाजी अपनी पकड़ लाठी पर टाइट करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दादाजी मिहिर को रोक नहीं सकते थे, लेकिन मिहिर के गुस्से के आगे दादाजी कुछ भी नहीं कर पाते थे। वही दादाजी को कुछ न बोलना देख मिस्टर अग्रवाल एक नज़र मिहिर को देखता है, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा नहीं था कि मिस्टर अग्रवाल शादी नहीं तोड़ सकता था, लेकिन अगर ऐसा उसने किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई भी बिजनेसमैन उसके कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। देखा जाए तो मिस्टर अग्रवाल मिहिर से अपनी बेटी की शादी इसलिए कर रहा था, अगर एक बार वह मिहिर से जुड़ जाएगा तो उसकी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। मिस्टर अग्रवाल धीरे धीरे अपने कदम मिहिर की तरफ बढ़ा रहा था। माया जो ये सब देखकर बुखला चुकी थी, वह गुस्से में मिहिर से कहती है, मुझे तुम मेरे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन माया की बातों का तो मिहिर पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो बस एक तक मुस्कुराते हुए मिस्टर अग्रवाल को देखे जा रहा था। माया की मॉम माया के हाथ को पकड़ते हुए उसे वापस बैठा देती है। माया अपनी मॉम को देखती है, जो उसे ही देख रही थी। चुप हो जाओ माया, अगर गुस्से में तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मिहिर हम सबको बर्बाद कर देगा। मिस्टर अग्रवाल मिहिर के सामने घुटनों पर बैठा था। वो अपने कैप्टे हाथों को आगे बढ़ते हुए मिहिर के पैर को पकड़ते हुए कहता है, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर राय। मिस्टर अग्रवाल को बीच में रोकते हुए मिहिर गुस्से में कहता है, ओनली मिहिर। मिहिर की बात सुन मिस्टर अग्रवाल वापस कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर मिहिर। वही डेविल को मिस्टर अग्रवाल पर दया आ रहा था, कैसे मिहिर ने सबके सामने उसकी बेइज्जती किया। मिहिर, नाउ टेक योर हैंड ऑफ माई लेग। इतना कहते हुए मिहिर अपने पैर से मिस्टर अग्रवाल को धक्का दे देता है, जिससे मिस्टर अग्रवाल लड़खड़ा कर वहीं जमीन पर गिर जाता है। मिहिर अपनी जगह से खड़ा होते हुए दादाजी को देखते हुए कहता है, शादी की तैयारी करवाइए दादू, आपकी बहू बहुत ज्यादा इस घर में आने वाली है। इतना कहते हुए मिहिर अपने रूम में चला जाता है। वही मिहिर की बात सुन सबको यही लगता है कि मिहिर ने माया के लिए बात कही है, लेकिन सिर्फ एक डेविल ही था जिसे पता था कि मिहिर के कहने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में महेश जी माही को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहते हैं, प्रिंसेस क्या आप हमारे साथ घर चलोगी। वही महेश जी की बात सुन माही एक नजर उन्हें देखते हुए दादा दादी की तरफ देखते हैं, जो उम्मीद लिए उसे ही देख रहे थे। माही एक गहरी सांस लेते हुए कुछ मिनट के लिए रुकती है। महेश जी को घबराहट हो रहा था, कहीं माही मन ना कर दे। माही अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहती है, मेरे पापा ने कहा और मैं मना कर दूं। बिल्कुल भी नहीं, मैं आप सबके साथ जाने के लिए तैयार हूं। माही की बात सुन महेश जी की आंखों में खुशी की आंसू आ जाते हैं। 3 दिन बाद माही इन 3 दिनों में पहले से बेटर फील कर रही थी। अब उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगे थे। इस बीच माही और महेश जी की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी। एक फादर का प्यार क्या होता है माही को अब समझ आने लगा था। मेहरा मैंशन। इस वक्त पूरी मेहरा फैमिली हॉल में बैठे हुए थे, तभी माही का फोन रिंग होता है। माही जब फोन दिखती है तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। माही अपनी जगह से खड़े होते हुए बाहर की ओर जा रही थी, तभी मोहिनी जो माही को सबक सिखाना चाहती थी वो अपना पैर बीच में अड़ा देती है, जिसे माही भी नोटिस कर लेती है, जिससे उसके चेहरे पर एक टेडी स्माइल आ जाती है।
माही अपने फोन में देखते हुए आगे बढ़ रही थी, वही मोहिनी इंतजार कर रही थी कब माही पैर के बाल गिरे, लेकिन उसके अरमान तब बिखर जाते हैं जब माही ही उसके पैर पर अपनी हिल जरते हुए बाहर चली जाती है। मोहिनी को जब अपने पैर में दर्द महसूस होता है तो उसकी चीख निकल जाती है, जिससे सबका ध्यान मोहिनी की तरफ चला जाता है। इस वक्त मोहिनी के आंखों में आंसू आए हुए थे, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। मोहिनी को देख सिया मोहिनी की फिक्र करते हुए पूछता है, मॉम आप ठीक हो? सिया की बात सुनते हुए मोहिनी झूठी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मैं ठीक हूँ। माही ने मोहिनी के पैर पर इतनी जोर से प्रेस किया था जिससे माही के हिल्स के निशान मोहिनी के पैरों में साफ दिखाई दे रहा था। माही मुस्कुराते हुए मोहिनी को एक नज़र देखती है, वही माही की मुस्कान मोहिनी के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। मोहिनी नफरत लिए माही को देख रही थी। माही अपनी आंख ब्लिंक करते हुए हाल से निकल जाती है। माही गार्डन में खड़ी अपने फोन को एक तक घूरे जा रही थी। माही का ध्यान इस वक्त अपने फोन में था। माही फोन रिसीव करते हुए अपने कान पर लगती है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ गहरी सांस सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से माही की धड़कनें तेज हो चुकी थी। माही अपने आप को संभालते हुए अपने कोल्ड वॉइस में, हु आर यू, लेकिन दूसरी तरफ से अब भी आवाज नहीं आ रही थी। माही को अब गुस्सा आने लगा था। माही अभी कुछ कहती उससे पहले ही कोई पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख देता है। इस वक्त उसे शख्स ने अपने कान पर फोन लगाया हुआ था। माही उसे शख्स के हाथ को पकड़ते हुए अपने चेहरे पर से हटती है, लेकिन उसे शख्स के आगे माही की ताकत कुछ भी नहीं था। लाख कोशिश करने के बाद भी माही उसे शख्स से अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। धीरे धीरे माही की आंखें भारी होने लगी थी। तभी उसके कानों में उसे शख्स की गहरी आवाज आती है, जान। लेकिन उसे शख्स की आवाज माही सुन नहीं पाती, क्योंकि वह अब तक बेहोश होकर उसे शख्स की बाहों में गिर चुकी थी। वह शख्स माही को अपने बाहों में लेते हुए एक तक उसके चेहरे को देख रहा था। इस वक्त उसने मास्क पहना था, जिससे उसे शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे शख्स के होठों पर इस वक्त एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जिसका अंदाजा उसकी आंखों से लगाया जा सकता है। वह शख्स माही को अपनी बाहों में लिए मेहरा मेंशन से बाहर चला जाता है। वही जितने भी बॉडीगार्ड थे उन सब ने उसे शख्स को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि उसे शख्स को देखकर अपना सर रिस्पेक्ट से नीचे झुककर खड़े थे। वो शख्स माही को अपनी बाहों में लिए एक एक्सपेंसिव कार में बैठ जाता है और मेहर मेंशन से निकल जाता है। वो शख्स माही को अपनी गोद में लिए एक तक माही के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। इस वक्त उसे शख्स के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। दूसरी तरफ मेहर का विला। इस वक्त मेहर का विला किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। चारों तरफ खूबसूरत व्हाइट और रेड रोज से डेकोरेट किया हुआ था। वही अंदर हाल में कोमल जी यहाँ से वहाँ सब कामों की तैयारी में लगी हुई थी। इस वक्त कोमल जी के चेहरे पर एक खुशी दिख रही थी, आखिर दिखे भी क्यों ना, उनके बेटे की जो शादी हो रही थी। वही देव जी सोफे पर बैठे एक तक कोमल जी को देखे जा रहे थे। देव जी अपनी जगह से खड़े होते हुए कोमल जी के पास आते हुए कहते हैं, अरे बस भी कीजिए कोमल जी, अगर आप इतना काम करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपने पति की बात सुन कोमल जी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे मेरी तबीयत खराब होगी, बल्कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरे बेटे की शादी जो है। इतना कहते हुए कोमल जी किचन की ओर चली जाती है। देव जो कोमल जी से कुछ कहने वाले होते हैं, कोमल जी को इतनी हड़बड़ी में किचन में जाता देख अपना सिर नामे दिला देते हैं। इस वक्त पीहू और आरुष शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए थे और वही माया अपने कमरे में खुशी से नाचे जा रही थी, जिसे देखते हुए माया की मॉम के चेहरे पर खुशी आ जाती है। माया अपनी मॉम के पास जाते हुए कहती है, मॉम आखिर मेरा सपना पूरा होने वाला है, बहुत जल्द मैं मिहिर से शादी करके रायजादा प्रॉपर्टी की मालकिन बनने वाली हूँ। तभी उसके आंखों के सामने अपनी बेइज्जती घूमने लगती है कि कैसे मिहिर ने हर बार उसकी बेइज्जती किया था। माही अपनी आंखों में गुस्सा लिए कहती है, और देखना मैं कैसे मिहिर को अपने पैरों में गिरती हूँ जैसे उसने मेरे पापा को गिराया। तभी बाहर से गेट नॉक की आवाज आती है, जिसे सुनते हुए दोनों माँ बेटी अपने आप को ठीक करते हुए एक दूसरे की आंखों में इशारा करते हुए दरवाजा खोलती है। सामने कोमल जी मुस्कुराते हुए खड़ी थी और उन्हीं के पीछे बहुत से सर्वेंट अपने हाथों में ज्वेलरी लिए थे। इस वक्त कोमल जी के हाथों में दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लहंगा मौजूद था, जिसे देखते हुए दोनों माँ और बेटी के आंखों में चमक आ जाती है, जिसे कोमल जी देख नहीं पाती। कोमल जी प्यार से माया को देखते हुए कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कोमल जी की बात सुन माया मुस्कुराते हुए कहती है, आयना आंटी। इतना कहते हुए माया दरवाजे पर से हट जाती है। कोमल जी मुस्कुराते हुए रूम में इंटर करती है। उन्हीं के पीछे वो सारे सर्वेंट अपने हाथों में ज्वेलरी लिए आते हैं और धीरे धीरे करके वो सारे सामान बेड पर रखते हुए रूम से बाहर चले जाते हैं। अब इस वक्त कमरे में सिर्फ कोमल जी, माया और उसकी मॉम खड़ी थी। कोमल जी लहंगा माया को देते हुए प्यार से कहती है, जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है। इतना कहते हुए माया के सिर पर हाथ रखते हुए बाहर चली जाती है।
वही कमल जी के जाते ही दोनों माँ बेटी आंखों में हैरानी लिए बेड पर मौजूद ज्वेलरी को देखते हैं। हर एक शोपीस की कीमत मिलियन में थी। दोनों अपनी आंखों में लालच लिए हर एक ज्वेलरी को छुए जा रही थी। बेशक अग्रवाल फैमिली भी रिच थी, लेकिन रायजादा फैमिली के वो पैर के बराबर भी नहीं थे। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो गया। मिहिर जब से अपने रूम में गया तब से बाहर नहीं आया था। धीरे धीरे अब मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। शादी गार्डन में होने वाला था। इस वक्त गार्डन में चारों तरफ ड्रिंक, जूस और फूड का काउंटर लगा हुआ था। सारे मेहमान हैरान थे कि मिहिर रायजादा की शादी रहा है, क्योंकि सबको लगता था कि मिहिर जैसा एरोगेंट, हार्टलेस इंसान कभी भी शादी के लिए हाँ कहेगा। मिहिर का रूम इस वक्त पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वही डेविल इस वक्त एक शख्स के सामने खड़ा था जिसका चेहरा इस वक्त दिख नहीं रहा था। डेविल उसे शख्स को देखते हुए कहता है, बॉस जैसा प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। इतना कहते हुए डेविल मिहिर के रूम से बाहर चला जाता है। वही मिहिर एक तक सामने देखते हुए सिगरेट की लंबी लंबी का लेते हुए कुछ सोच रहा था। एकाएक ही उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल उभर जाती है। मिहिर अपनी जगह से खड़ा होता है। इस वक्त उसने एक क्रीमी कलर का शेरवानी पहन हुआ था जिसमें मिहिर का हैंडसम, अट्रैक्टिव डेविल लुक सामने आ रहा था। मिहिर मिरर के सामने खड़े हो जाता है। मिहिर अपने अक्ष को देखते हुए अपने गले पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। मिहिर की हंसी इतनी डरावनी थी, अगर कोई भी सुनता उसकी रूह कांप जाती। तभी बाहर से एक सर्वेंट गेट नॉक करते हुए कहता है, बॉस शादी का टाइम हो गया। उसे सर्वेंट की बात सुन मिहिर कोई भी जवाब नहीं देता। वो सर्वेंट इतना कहते हुए वापस चला जाता है। मिहिर मिरर से एक नजर पीछे घूमकर देखता है। उस अंधेरे में एक शख्स का साया नजर आ रहा था। मिहिर उसे देखते हुए एक खतरनाक सिटी बजाते हुए उसे देख रहा था। वही वो शख्स मिहिर की इतनी खतरनाक धुन सुनकर एक पल के लिए घबरा जाता है। मिहिर अपनी ठंडा ऑरा के साथ रूम से बाहर निकलता है। मिहिर सीढ़ियों से होते हुए गार्डन की तरफ चला जाता है, जहां पर इस वक्त मंडप खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था। मिहिर बिना कुछ कहे जाकर मंडप पर बैठ जाता है। मिहिर अपनी डरावनी आंखें ऊपर उठाते हुए पंडित पर डालता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जल्दी से ये तमाशा खत्म करो। वही मिहिर की इतनी डरावनी आवाज सुनकर पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीन वर प्रदाय श्री नामः। कुछ देर बाद पंडित जी कहते हैं, कन्या को बुलाए। तभी दो फीमेल सर्वेंट दुल्हन की लिबास पहने एक लड़की को लेकर आ रहे थे, जिससे सबका ध्यान उसे तरफ चला जाता है। उसे लड़की ने इस वक्त एक घूंघट ले रखा था जिससे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन कोई भी देखकर बता सकता था कि वह लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत है। तभी मिसेज अग्रवाल मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहती है, बेटा आपने घूंघट क्यों लिया है? हम सब ने तो आपका चेहरा देखा है। लेकिन मिसेज अग्रवाल को कोई भी जवाब नहीं मिलता। मिसेज अग्रवाल अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए जैसे ही घूंघट उठाने वाली होती है, तभी कोमल जी रोकते हुए कहती है, बहन जी इसे मैंने ही कहा था जब तक शादी ना हो तब तक घूंघट ना हटाएं। हमारे परिवार में ये परंपरा चलती आ रही है। कोमल जी की बात सुन श्रीमती अग्रवाल हंसते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। इतना कहते हुए वह अपनी बेटी को ले जाते हुए मिहिर के बगल में बैठा देती है। उसे लड़की के बैठते ही मिहिर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाता है, लेकिन तुरंत अपने चेहरे की मुस्कान को छुपा लेता है। धीरे धीरे शादी की विधियां वापस शुरू हो जाती है। पंडित जी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, और फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी के बोलते ही मिहिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, लेकिन वह लड़की अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती, जिससे सबके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। मिहिर नीचे झुकते हुए उसे लड़की के हाथ को पकड़ते हुए खड़ा करता है और उसे पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए फेरे लेना शुरू कर देता है। इस वक्त दुल्हन आगे चल रही थी और मिहिर उसके पीछे पीछे। जैसे जैसे वह फेरे ले रहे थे वैसे ही पंडित जी उन्हें देखते हुए कहते हैं, अब वधू मेरे पीछे पीछे बोलेगी। इतना कहते हुए पंडित जी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पहला वचन, जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो वो आप मुझे अपने साथ रखेंगे, तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। दूसरा वचन, जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी। घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे, तो मैं आपके बाएं यानी वामांग आना पसंद करूंगी। तीसरा वचन, तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूंगी। अब मिहिर आगे आते हुए फेरे लेने लगता है। इस वक्त भी उसने उसे लड़की को नहीं छोड़ा। चौथा वचन, इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा।
अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं, तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। 5वां वचन, कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 6वां वचन, शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ, तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां वचन, 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद वो दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी सिंदूर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। पंडित जी की बात सुन मिहिर अपने हाथों में सिंदूर लेते हुए अपनी दुल्हन के मांग में भर देता है। आधा से ज्यादा सिंदूर उसे लड़की के नाक पर गिर चुके थे। तभी उसे लड़की की आंखों से एक बूंद आंसू मिहिर के हाथों पर गिर जाता है। मिहिर उसे लड़की के कान में धीरे से कहता है, क्या हुआ जान? जी हाँ, ये रही थी, कोई और नहीं, माही थी। मिहिर की बात सुन माही गुस्से में उसे कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। माही की बात सुन मिहिर उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, शायद तुम्हें अंदाज नहीं है कि मैं तुम्हें पाने के लिए मैं कितना नीचे गिर सकता हूँ, जिसका एक एग्जाम्पल तुम्हारे पास है। अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठी रहो। इतना कहते हुए मिहिर अपना सिर झुकाते हुए स्माइल करने लगता है। वही मिहिर की बात सुन माही को मिहिर की धमकी याद आती है। फ्लैशलाइट, माही एक किंग साइज बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसकी पलकें धीरे धीरे हिलने लगती है। माही अपनी आंखें खोलता है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ माही की फोटो लगी हुई थी। माही जल्दी से उठाते हुए बैठती है। तभी उसकी नज़र मिहिर की नज़रों से जा मिलती है, जो एक तक उसे ही अपनी इंटेंस भरी नज़रों से देख रहा था। मिहिर को देख माही की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। माही बेड से खड़े होते हुए मिहिर के तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेती है। वही माही के कॉलर पकड़ते ही मिहिर की आंखें हद से ज्यादा डरावनी हो गई थी, जिसे माही भी महसूस कर रही थी। मिहिर एक तक सामने देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, टेक योर हैंड्स ऑफ माई कॉलर जान। वही मिहिर की इतनी खतरनाक आवाज सुन माही एक पल के लिए घबरा गई। माही को अब याद आता है कि कैसे पिछली बार उसके कॉलर पकड़ने पर मिहिर ने उसको धमकी दिया था, जिसे सोच उसकी पकड़ मिहिर के कॉलर से छूट गया। मिहिर माही के कमर को पकड़ते हुए उसे अपने लैप पर बैठता है। मिहिर की हरकत से माही हैरान हो गई। माही मिहिर के गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर ने माही के कमर को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लिया। माही गुस्से में कहती है, वो तुम ही थी ना जिसने मेरे किडनैप किया। माही की बात सुन मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स जान, मेरे अलावा कोई और हो सकता है। इतना कहते हुए मिहिर माही के गले पर जोर से बाइट करता है। माही मिहिर के शोल्डर को पकड़ते हुए उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? माही की बात सुन मिहिर गुस्से में उसके बाल को पकड़ते हुए चिल्ला कर देता है, बिकॉज आई लव यू डैम इट। वही मिहिर की बात सुन माही की धड़कन तेज रफ्तार से धड़कने लगती है, लेकिन तुरंत खुद को काबू करते हुए कहती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। माही की बात सुन मिहिर हंसते हुए माही के आंखों में देखते हुए कहता है, रियली जान, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो मेरे लिए प्यार नजर आता है। मिहिर की बात सुन माही की नजरें खुदवा खुद नीचे हो जाती है। मिहिर अब सीधा मुद्दे पर आते हुए कहता है, जान, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मिहिर की बात सुन माही अपनी नजरें ऊपर करते हुए मिहिर के चेहरे को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। माही उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, और मैं मना कर दूं तो? माही की बात सुन मिहिर हंसते हुए कहता है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जानती हो जान क्यों? इतना कहते हुए मिहिर उसे अपनी आंखों से इशारा करता है। माही मिहिर की नजरों का पीछा करते हुए जब सामने देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त मिहिर के आदमियों ने महेश जी और दादाजी के ऊपर गन पॉइंट किए खड़े थे। मिहिर उसे देखते हुए कहता है, जान, आई नो तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों से तो पड़ता है ना। मिहिर की बात सुन माही की मुठिया गुस्से में कस जाती है। माही गुस्से में इस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके सामने महेश जी के साथ बिताए पल घूमने लगता है। अगर माही पहले वाली माही होती तो उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह माही पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि एक बाप का प्यार क्या होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माही को अब डर होने लगा था कि कहीं उसके मॉम डैड की तरह महेश जी भी उसे छोड़कर ना चले जाए। माही बचपन से ही अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसती आई थी।
तभी माही के कानों में मेहर की गहरी आवाज आती है, जान जल्दी जवाब दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेहर की बात सुन माही अपनी सोच से बाहर आती है और सामने स्क्रीन पर देखी है जहां महेश जी मुस्कुराते हुए अपने पत्नी के फोटो से बात कर रहे थे। माही एक नजर महेश जी को देखते हुए कहती है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। फ्लैशबैक एंड मेहर का रूम इस वक्त पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वही डेविल इस वक्त एक शख्स के सामने खड़ा था जिसका चेहरा इस वक्त दिख नहीं रहा था। डेविल उसे शख्स को देखते हुए कहता है, बॉस जैसा प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। इतना कहते हुए डेविल मेहर के रूम से बाहर चला जाता है। वही मेहर एक तक सामने देखते हुए सिगरेट की लंबी लंबी का लेते हुए कुछ सोच रहा था। एकाएक ही उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल उभर जाती है। मेहर अपनी जगह से खड़ा होता है। इस वक्त उसने एक क्रीमी कलर का शेरवानी पहन हुआ था जिसमें मेहर का हैंडसम अट्रैक्टिव डेविल लुक सामने आ रहा था। मेहर मिरर के सामने खड़े हो जाता है। मेहर अपने अक्ष को देखते हुए अपने गले पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। मेहर की हंसी इतनी डरावनी थी, अगर कोई भी सुनता उसकी रूह कांप जाती। तभी बाहर से एक सर्वेंट गेट नॉक करते हुए कहता है, बॉस शादी का टाइम हो गया। उसे सर्वेंट की बात सुन मेहर कोई भी जवाब नहीं देता। वो सर्वेंट इतना कहते हुए वापस चला जाता है। मेहर मिरर से एक नजर पीछे घूमकर देखता है। उस अंधेरे में एक शख्स का साया नजर आ रहा था। मेहर उसे देखते हुए एक खतरनाक सिटी बजाते हुए उसे देख रहा था। वही वो शख्स मेहर की इतनी खतरनाक धुन सुनकर एक पल के लिए घबरा जाता है। मेहर अपनी ठंडा ऑरा के साथ रूम से बाहर निकलता है। मेहर सीढ़ियों से होते हुए गार्डन की तरफ चला जाता है जहां पर इस वक्त मंडप खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था। मेहर बिना कुछ कहे जाकर मंडप पर बैठ जाता है। मेहर अपनी डरावनी आंखें ऊपर उठाते हुए पंडित पर डालता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, किसका इंतजार कर रहे हो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जल्दी से ये तमाशा खत्म करो। वही मेहर की इतनी डरावनी आवाज सुनकर पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीन वर प्रदाय श्री नामः। कुछ देर बाद पंडित जी कहते हैं, कन्या को बुलाए। तभी दो फीमेल सर्वेंट दुल्हन की लिबास पहने एक लड़की को लेकर आ रहे थे जिससे सबका ध्यान उसे तरफ चला जाता है। उसे लड़की ने इस वक्त एक घूंघट ले रखा था जिससे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन कोई भी देखकर बता सकता था कि वह लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत है। तभी मिसेज अग्रवाल मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहती है, बेटा आपने घूंघट क्यों लिया है, हम सब ने तो आपका चेहरा देखा है। लेकिन मिसेज अग्रवाल को कोई भी जवाब नहीं मिलता। मिसेज अग्रवाल अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए जैसे ही घूंघट उठाने वाली होती है तभी कोमल जी रोकते हुए कहती है, बहन जी इसे मैंने ही कहा था जब तक शादी ना हो तब तक घूंघट ना हटाएं, हमारे परिवार में ये परंपरा चलती आ रही है। कोमल जी की बात सुन श्रीमती अग्रवाल हंसते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। इतना कहते हुए वह अपनी बेटी को ले जाते हुए मेहर के बगल में बैठा देती है। उसे लड़की के बैठते ही मेहर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाता है, लेकिन तुरंत अपने चेहरे की मुस्कान को छुपा लेता है। धीरे धीरे शादी की विधियां वापस शुरू हो जाती है। पंडित जी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, और फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी के बोलते ही मेहर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, लेकिन वह लड़की अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती, जिससे सबके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। मेहर नीचे झुकते हुए उसे लड़की के हाथ को पकड़ते हुए खड़ा करता है और उसे पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए फेरे लेना शुरू कर देता है। इस वक्त दुल्हन आगे चल रही थी और मेहर उसके पीछे पीछे। जैसे जैसे वह फेरे ले रहे थे वैसे ही पंडित जी उन्हें देखते हुए कहते हैं, अब वधू मेरे पीछे पीछे बोलेगी। इतना कहते हुए पंडित जी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पहला वचन, जब भी आप जीवन में कोई तीर्थयात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो वो आप मुझे अपने साथ रखेंगे, तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। दूसरा वचन, जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे, तो मैं आपके बाएं यानी वामांग आना पसंद करूंगी। तीसरा वचन, तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूंगी। अब मेहर आगे आते हुए फेरे लेने लगता है। इस वक्त भी उसने उसे लड़की को नहीं छोड़ा। चौथा वचन, इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। पांचवा वचन, कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।
छठ वचन। शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन। सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। सातों फेरे खत्म होने के बाद वो दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी सिंदूर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। पंडित जी की बात सुन मेहर अपने हाथों में सिंदूर लेते हुए अपनी दुल्हन के मांग में भर देता है। आधा से ज्यादा सिंदूर उसे लड़की के नाक पर गिर चुके थे। तभी उसे लड़की की आंखों से एक बूंद आंसू मेहर के हाथों पर गिर जाता है। मेहर उसे लड़की के कान में धीरे से कहता है, क्या हुआ जान? जी हाँ, ये रही थी, कोई और नहीं, माही थी। मेहर की बात सुन माही गुस्से में उसे कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। माही की बात सुन मेहर उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, शायद तुम्हें अंदाज नहीं है कि मैं तुम्हें पाने के लिए मैं कितना नीचे गिर सकता हूँ, जिसका एक एग्जाम्पल तुम्हारे पास है। अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठी रहो। इतना कहते हुए मेहर अपना सिर झुकाते हुए स्माइल करने लगता है। वही मेहर की बात सुन माही को मेहर की धमकी याद आती है। फ्लैशलाइट। माही एक किंग साइज बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसकी पलकें धीरे धीरे हिलने लगती है। माही अपनी आंखें खोलता है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि चारों तरफ माही की फोटो लगी हुई थी। माही जल्दी से उठाते हुए बैठती है, तभी उसकी नज़र मेहर की नज़रों से जा मिलती है, जो एक तक उसे ही अपनी इंटेंस भरी नज़रों से देख रहा था। मेहर को देख माही की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। माही बेड से खड़े होते हुए मेहर के तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेती है। वही माही के कॉलर पकड़ते ही मेहर की आंखें हद से ज्यादा डरावनी हो गई थी, जिसे माही भी महसूस कर रही थी। मेहर एक तक सामने देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, टेक योर हैंड्स ऑफ माई कॉलर जान। वही मेहर की इतनी खतरनाक आवाज सुन माही एक पल के लिए घबरा गई। माही को अब याद आता है कि कैसे पिछली बार उसके कॉलर पकड़ने पर मेहर ने उसको धमकी दिया था, जिसे सोच उसकी पकड़ मेहर के कॉलर से छूट गया। मेहर माही के कमर को पकड़ते हुए उसे अपने लैप पर बैठता है। मेहर की हरकत से माही हैरान हो गई। माही मेहर के गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन मेहर ने माही के कमर को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लिया। माही गुस्से में कहती है, वो तुम ही थी ना जिसने मेरे किडनैप किया। माही की बात सुन मेहर मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स जान, मेरे अलावा कोई और हो सकता है। इतना कहते हुए मेहर माही के गले पर जोर से बाइट करता है। माही मेहर के शोल्डर को पकड़ते हुए उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? माही की बात सुन मेहर गुस्से में उसके बाल को पकड़ते हुए चिल्ला कर देता है, बिकॉज आई लव यू डैम इट। वही मेहर की बात सुन माही की धड़कन तेज रफ्तार से धड़कने लगती है, लेकिन तुरंत खुद को काबू करते हुए कहती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। माही की बात सुन मेहर हंसते हुए माही के आंखों में देखते हुए कहता है, रियली जान, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो मेरे लिए प्यार नजर आता है। मेहर की बात सुन माही की नजरें खुदवा खुद नीचे हो जाती है। मेहर अब सीधा मुद्दे पर आते हुए कहता है, जान, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मेहर की बात सुन माही अपनी नजरें ऊपर करते हुए मेहर के चेहरे को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। माही उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, और मैं मना कर दूं तो? माही की बात सुन मेहर हंसते हुए कहता है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जानती हो जान क्यों? इतना कहते हुए मेहर उसे अपनी आंखों से इशारा करता है। माही मेहर की नजरों का पीछा करते हुए जब सामने देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि इस वक्त मेहर के आदमियों ने महेश जी और दादाजी के ऊपर गन पॉइंट किए खड़े थे। मेहर उसे देखते हुए कहता है, जान, आई नो तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों से तो पड़ता है ना। मेहर की बात सुन माही की मुठिया गुस्से में कस जाती है। माही गुस्से में इस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके सामने महेश जी के साथ बिताए पल घूमने लगता है। अगर माही पहले वाली माही होती तो उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह माही पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि एक बाप का प्यार क्या होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माही को अब डर होने लगा था कि कहीं उसके मॉम डैड की तरह महेश जी भी उसे छोड़कर ना चले जाए। माही बचपन से ही अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसती आई थी। तभी माही के कानों में मेहर की गहरी आवाज आती है, जान, जल्दी जवाब दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेहर की बात सुन माही अपनी सोच से बाहर आती है और सामने स्क्रीन पर देखी है जहां महेश जी मुस्कुराते हुए अपने पत्नी के फोटो से बात कर रहे थे। माही एक नजर महेश जी को देखते हुए कहती है, मैं शादी के लिए रेडी हूं।
कुछ देर बाद माही और मेहर की शादी हो जाती है। पंडित जी उन्हें देखते हुए कहते हैं शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। पंडित जी की बात सुन मेहर खड़ा होते हुए माही का हाथ पकड़ लेता है। मेहर दादाजी को देखते हुए अजीब सा स्माइल किया जा रहा था। दादाजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पूरे मंडप में माया की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सबका ध्यान उसे और चला जाता है। किसी को भी पता नहीं था कि यह लड़की कौन है, लेकिन रायजादा और अग्रवाल फैमिली माया को देख हैरान हो जाते हैं। माया का चेहरा इस वक्त पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उसने इस वक्त शादी का जोड़ा पहना हुआ था। माया को देख माया की मॉम उसके पास जाते हुए कहती है, माया अगर तुम यहाँ हो तो वह लड़की कौन है। अपनी मॉम की बात सुनते हुए माया आंखों में गुस्से लिए माही को देखती है, जिसने इस वक्त एक बड़ा सा घूंघट ओढ़ रखा था। तभी माया की नजर माही के हाथ पर जाता है, जिसे मेहर ने अपने हाथों में ले रखा था। ये देखकर उसका तो गुस्से से और भी बुरा हाल हो चुका था। माया गुस्से में मेहर और माही के पास जाकर खड़ी हो जाती है। माया मेहर को देखती है, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। माया रोते हुए मेहर को छूने ही बड़ी होती है। उससे पहले ही मेहर अपने कदम पीछे बढ़ा देता है, जिससे माया का हाथ बीच में ही रुक जाता है। माया अपने हाथ की मुठिया कसते हुए मेहर से रोते हुए कहती है, मेहर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरी जगह किसी और को अपनी पत्नी बना लिया। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माया की बात सुन मेहर की हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है। सब अपनी हैरान भरी नजरों से मेहर को ही देख रहे थे। एंड व्हाई डिड यू थिंक मिहिर वुड मैरी अ फॉलन गर्ल लाइक यू। मेहर की बात सुन रायजादा और अग्रवाल फैमिली हैरान हो जाते हैं। दादाजी आगे आते हुए अपने रौबदार आवाज में कहते है, ये क्या तमाशा लगा रखा है। मेहर आपने दादाजी की बात सुन मेहर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तमाशा मैं कर रहा हूँ या लड़की। इतना कहते हुए मेहर माया को अपने गुस्से भरी नजरों से घूरने लगता। दादाजी मेहर को देखते हुए कहते हैं, भूलिए मत मेहर, हमने अपने दोस्त से वादा किया था कि उनकी पोती की शादी हम आपसे करवाएंगे और आप बिना कुछ सोचे समझे किसी और लड़की। दादाजी की बात को बीच में काटते हुए मेहर गुस्से में कहता है, भूलिए मत मिस्टर रायजादा, ये लड़की अब मेरी पत्नी है और रायजादा खानदान की बहू। मैं ये हक किसी को नहीं देता कि कोई मेरी बीवी की इंसल्ट करे, चाहे वो आप भी क्यों ना हो। बात को अब बिगड़ता देख माया की मॉम दादाजी के पैर में गिरते हुए अपना नाटक शुरू करते हुए कहती है, हमें नहीं पता था कि आप अपने वादे से मुकर जाएंगे मिस्टर रायजादा। अब हमारी समाज में क्या इज्जत होगी, मेरी बेटी को न जाने ये समाज क्या कुछ नहीं कहेगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही हमारी इज्जत बचा सकते हैं। इतना कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगती है। कोमल जी आगे आते हुए माया की मॉम को उठाते हुए कहती है, बहन जी आप ये क्या कर रही है। कोमल जी की बात सुन माया की मॉम रोते हुए कहती है, तो मैं अब क्या करूं कोमल जी, आपकी बेटे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहते हुए माया की मां अपनी तिरछी नजरों से माया को देखती है। किसी की भी नजर उन दोनों पर नहीं गई, लेकिन माही की नजर उन दोनों पर ही बनी हुई थी। वह अच्छे से जान गई कि यह दोनों माँ बेटी सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं। वही अपनी मॉम का नाटक देख माया भी अब रोना स्टार्ट कर देती है। वही यह सब तमाशा देख मेहमानों में खुसर फुसुर होने लगे। एक आदमी माया को देखते हुए कहता है, क्या इस लड़की की शादी मेहर रायजादा से होने वाली थी। उसे आदमी की बात सुन दूसरा मेहमान माही के बॉडी को स्कैन करते हुए कहता है, अरे मुझे तो लगता है कि इसने जरूर इस लड़की की खूबसूरती देखकर शादी किया है। देख नहीं रहे हो भाई इसको, क्या गोरे गोरे बदन है, बस एक बार यह मुझे उसमें आदमी ने बस इतना ही कहा था कि पूरी गार्डन में गोलियां चलने की आवाज गूंज उठती है, जिससे सब डरते हुए मेहर को देखने लगते हैं, जिसके हाथ में इस वक्त गुन मौजूद था। सब हैरान थे कि आखिर मेहर ने उसे आदमी पर गोली क्यों चलाई, क्योंकि किसी ने भी उसे आदमी की बात नहीं सुनी थी सिवाय मेहर के। मेहर की आंखें इस वक्त हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी, जिसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके आसपास से निकलने वाला और हर किसी को डराने के लिए मजबूत कर रहा था। माही तो एक पल के लिए मेहर को ऐसे देख घबरा जाती है, क्योंकि उसने कभी भी मेहर को इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा था। अब मेहर दूसरे आदमी के पास जाते हुए उसे मारना स्टार्ट कर देता है। बस्टर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात करने की। हम इतना कहते हुए मेहर उसे बेरहमी से मारे जा रहा था। वह आदमी तो रोते हुए मेहर से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेहर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अपने आपे से बाहर हो चुका है। मेहर अब एक नाइट उठाते हुए उसे शख्स के सीने को फाड़ देता है, जिससे उसे आदमी का ब्लड मेहर के चेहरे पर फैल जाता है। मेहर उसे शख्स के बॉडी से हर एक ऑर्गन को निकल जा रहा था। पूरी रायजादा और अग्रवाल फैमिली मेहर को डर भारी नजरों से देख रहे थे। दादाजी मेहर का ऐसा रूप देख कांप गए, उनका चेहरा पूरा पसीना से लटपट हो चुका था। मेहर के इतने टॉर्चर से वह आदमी अब तक मर चुका था, लेकिन मेहर उसे छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वो बस पागलों की तरह एक ही बात बोले जा रहा था, शी इज माई जान, यू बास्टर्ड, हाउ डेयर यू यूज सच वर्ड्स अगेंस्ट माई जान। इतना कहते हुए उसके डेड बॉडी पर नाइफ चलने लगता है। चारों तरफ तेज हवाएं
आंधी तूफान आने लगे थे। माही मिहिर को देख डर गई, लेकिन तुरंत अपने जज्बातों को अंदर दबाते हुए मिहिर की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। तभी माया उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अपनी औकात में रहो, मिहिर सिर्फ मेरा है। माया अग्रवाल का माया की बात किसी ने भी नहीं सुनी, क्योंकि सबका ध्यान तो इस वक्त मिहिर पर था। वही माया की बात सुन माही को अब गुस्सा आने लगता है। माही गुस्से में माया को धक्का देती है, जिससे वह नीचे जमीन पर गिर जाती है। माही जैसे जैसे अपने कदम मिहिर की तरफ बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। माही को अपनी लाइफ में किसी से भी डर नहीं लग सिवाय एक शख्स के, और वह था मिहिर। माही मिहिर के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो जाती है। माही अपने कैप्टे हाथों को आगे बढ़ते हुए मिहिर के शोल्डर पर रख देती है, जिससे मिहिर की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है, जिससे सबने देख लिया था, लेकिन माही का ध्यान तो उसे डेड बॉडी पर था, जिससे मिहिर ने बेरहमी से मारा था, जिससे उसे आदमी के ऑर्गन हर जगह फैले हुए थे। मिहिर की आंखें इस वक्त बंद था, वो बिल्कुल सनकी की तरह लग रहा था। माही के छूने से ही मिहिर का चेहरा, जो गुस्से से लाल हो चुका था, अब उसके चेहरे पर सुकून छा जाता है। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह वही इंसान है जो अभी कुछ मिनट पहले उसे आदमी को मौत के घाट उतारा है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे माही का दुपट्टा उसके सर से उड़ जाता है, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा दिखने लगता है। वही माही की खूबसूरती देख सबका ध्यान माही के चेहरे पर अटक जाता है, लेकिन तुरंत ही अपने नजरों को झुका लेते हैं। मिहिर खड़ा होते हुए माही को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है, जिससे माही फ्रिज होकर चुपचाप खड़ी थी। वही माया जब मिहिर को ऐसे माही के गले लगाता देखती है, उसके आंखों में माही के लिए जलन गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। माया एक गार्ड से गुण छीनते हुए अपने फोरहेड पर लगा देती है और रोते हुए कहती है, तुमने मुझे छोड़कर इस लड़की से शादी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मिहिर, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती, इसलिए अच्छा है कि मैं अपनी जान अपने प्यार की आंखों के सामने लूं। इतना कह माया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी मिहिर। लेकिन मिहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के माया के हर एक हरकतों को देख रहा था। माया की मां अपना नाटक स्टार्ट करते हुए कहती है, अरे कोई तो रोक मेरी बेटी को, मेरी फूलसी बच्ची अपनी जान ले लेगी। इतना कहते हुए माया की मॉम उम्मीद भरी नजरों से मिहिर के दादाजी को देखने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी की आवाज आती है, माया बेबी, तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे मार सकती हो, जिससे सब अपनी नजर पीछे घूमकर देखते हैं। वही उस शख्स को देखकर माया की हालत खराब हो चुकी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।